आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि जिस देश में वैनिटी वैन वाले किसानों को अन्नदाता बताया जा रहा है, उसी देश के एक राज्य में एक गरीब किसान को सिर्फ इसलिए मेट्रो स्टेशन में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है क्योंकि उस गरीब किसान के कपड़े गंदे हैं और उससे यह कहा जाता है कि आप इन कपड़ों में मेट्रो में कैसे सफर कर सकते हैं, क्योंकि प्रशासन को यह डर है कि गंदे कपड़े पहनने वाला यह किसान जब मेट्रो में बैठेगा तो मेट्रो गंदी हो जाएगी। यह घटना कर्नाटक के बेंगलुरु की है, जहां एक मेट्रो स्टेशन के सिक्योरिटी सुपरवाइजर ने एक किसान को सिर्फ इसलिए मेट्रो स्टेशन में प्रवेश करने से रोक दिया क्योंकि इस गरीब किसान के कपड़े गंदे थे और उसने अपने सिर पर कपड़ों की एक मैली गठरी रखी हुई थी, जिसके बाद उसे मेट्रो स्टेशन के अंदर नहीं जाने दिया गया। और बड़ी बात यह है कि इस अपमान पर भी यह गरीब किसान मुस्कुराता रहा और यही सोचता रहा कि शायद उसे भी बाकी लोगों की तरह मेट्रो स्टेशन के अंदर जाने का मौका मिलेगा। लेकिन जब उसे काफी देर तक ऐसे ही बाहर खड़ा रखा गया तो वहां मौजूद लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और इस गरीब किसान को रोकने वाले आरोपी सिक्योरिटी सुपरवाइजर से यह पूछा कि क्या मेट्रो में अब एक गरीब किसान अपने कपड़ों की वजह से सफर नहीं कर सकता? क्या यह सिर्फ अमीरों के लिए है और अगर कोई इस तरह के कपड़े पहनकर आएगा तो उसे मेट्रो में जाने की इजाजत नहीं मिलेगी? यह एक बड़ा सवाल इस पर भी उठता है। आप अक्सर हमारे देश के किसानों के लिए एक शब्द सुनते हैं, हम उन्हें अन्नदाता कहते हैं और वाकई वो हमारे अन्नदाता हैं भी। लेकिन आपको अब कुछ ऐसे किसान भी मिलेंगे जो महंगे महंगे ट्रैक्टर्स पर चलते हैं, जो वैनिटी वैन में रहते हैं और जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन वो भी अपने आप को अन्नदाता ही कहते हैं। और इसलिए कई बार जो हमारा गरीब अन्नदाता है उसके साथ लगातार अन्याय होता रहता है और उसकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं। इसलिए आज हम अपने देश के जो असली अन्नदाता हैं, जिनके पास महंगे ट्रैक्टर नहीं है, जिनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, जिनके पास महंगे मोबाइल फोन नहीं है, जो वैनिटी वैन्स में नहीं चलते, उन गरीब अन्नदाताओं की आवाज आज हम देश के सामने उठा रहे हैं। आप देखिए, इस घटना के बाद बेंगलुरु मेट्रो के प्रशासन ने इस आरोपी कर्मचारी को निलंबित कर दिया है। लेकिन सोचिए, हमारे देश में जब वैनिटी वैन में एयर कंडीशनर की हवा खाते हुए कुछ किसान आंदोलन करने जाते हैं तो उन किसानों को पीड़ित किसान बताकर तमाम लोग उनके हक की बात करने लगते हैं, उन्हीं को असली अन्नदाता मान लिया जाता है। लेकिन जब इस तरह से किसी गरीब किसान का अपमान होता है तो उसके अपमान और स्वाभिमान की बात कहीं नहीं होती और उसके लिए कोई विरोध प्रदर्शन भी नहीं होता। जबकि असली अन्नदाता ये वैनिटी वैन वाले किसान नहीं, बल्कि असली अन्नदाता ये किसान हैं जो अपने अपमान पर भी चुप रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, जो कभी इसकी शिकायत नहीं करते, कभी सड़कों पर बैठकर ट्रैफिक नहीं रोकते और कभी आंदोलन नहीं करते। और यहां बात सिर्फ एक इस किसान की नहीं है, लेकिन आज बात है तमाम किसानों की। और बार बार ये जो शब्द आपको सुनने को मिलता है कि ये हमारे अन्नदाता हैं, बिल्कुल हमारे अन्नदाता हैं, लेकिन शायद हमारे देश का मीडिया या हमारे देश के जो बहुत सारे लोग हैं वो असली अन्नदाता तक पहुंच नहीं पाते। असली अन्नदाता की जिंदगी कैसी है, कितनी गरीबी में वो जी रहा है और उसके हक की आवाज उठाने वाला कोई नहीं, क्योंकि उसका ठेका किसी और ने ले लिया है। इसलिए आज बहुत सारे अमीर किसान ऐसे हैं जो सहानुभूति तो अन्नदाता वाली चाहते हैं कि उन्हें मिले, लेकिन असल में वो व्यापारी हैं। वो लाइफस्टाइल चाहते हैं व्यापारियों वाला, उनका लाइफस्टाइल है बिजनेसमैन वाला, लेकिन सहानुभूति चाहते हैं अन्नदाता वाली। हमारे समाज का एक कड़वा सच यह है कि यहां बेईमानी की अमीरी को सब लोग सलाम करते हैं। बस अमीर होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, चाहे कैसे भी कमाया हो, लोग उसे बड़ा आदमी समझते हैं, उसे सलाम करते हैं। अमीरों को सलाम किया जाता है और ईमानदारी से पैसा कमाने वालों से उनकी औकात पूछी जाती है। और इस देश में जिस जाति के लोगों के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव होता है वो जाति है गरीबी। गरीबी अपने आप में एक जाति है और तमाम गरीबों का दर्द भी एक जैसा है। और सबसे पहली जो चोट होती है किसी भी गरीब पर, वो होती है उसके स्वाभिमान पर। हर व्यक्ति जो पैसे वाला है सबसे पहले गरीब के स्वाभिमान को कुचलता है और उसे बताता है कि आपको स्वाभिमान करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि गरीब का कोई स्वाभिमान नहीं होता। और इससे भी बड़ी बात यह कि भारत मुख्य रूप से निम्न आय वाले परिवारों का देश है, गरीबों का देश है।
अन्नदाताओं का देश है, किसानों का देश है। लेकिन इसके बावजूद वर्ष 2018 में हुए एक सर्वे में यह पता चला कि इस देश के गरीबों का मनोबल इतना कमजोर हो चुका है कि उन्हें अब यही लगता है कि स्वाभिमान सिर्फ अमीरों का होता है और गरीबों की कोई औकात नहीं होती। और यह बात इस देश के 80 करोड़ गरीब और आम लोग हर दिन महसूस करते हैं, क्योंकि अभी इन्हें हीन भावना से देखा जाता है, तो कभी इन लोगों को उनके कपड़ों की वजह से अपमानित किया जाता है। क्योंकि आप तो जानते हैं हमारे समाज में आप उसी व्यक्ति की इज्जत ये बात देखकर, किसी भी व्यक्ति की इज्जत ये देखकर की जाती है कि इसने कैसे कपड़े पहने। अब सोचिए, जो व्यक्ति ईमानदारी से, परिश्रम से, बिना बेईमानी किए, पूरे सम्मान के साथ काम करके अपने परिवार का पेट पाल रहा है, जो दिन भर घंटों काम करता है, धूप में गाड़ी चलाता है, खेतों में मजदूरी करता है, शहरों में बिल्डिंग बनाता है, रेलवे स्टेशन पर कुली बनकर अपने सिर पर लोगों का सामान ढोता है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी ड्यूटी के बाद एक्स्ट्रा आवर्स में भी काम करता है। क्या उन गरीबों और आम लोगों से बड़ा इस देश में किसी का भी स्वाभिमान हो सकता है? क्या ये असल में ये हैं हमारे देश के सबसे अमीर लोग? आज आप ये सोचकर देखिए कि अमीर असल में हैं कौन? अमीर वो हैं जिसकी नीयत साफ है, या अमीर वो है जिसके कपड़े साफ हैं? क्योंकि कपड़े तो धोने से साफ हो सकते हैं, लेकिन नीयत को साफ करने का डिटर्जेंट आज तक नहीं बना है। इसलिए, लेकिन इसके बावजूद हमारे समाज में बेईमानी से पैसा कमाने वालों से सब दोस्ती और कांटेक्ट बनाकर रखना चाहते हैं और ईमानदारी पर लोगों को कभी कोई प्रीमियम नहीं मिलता। इसलिए आज आपसे भी बड़ा सवाल यह है, आप जब बाहर निकलते हैं अपने आप से भी पूछिएगा, आप अमीर किसे मानते हैं? क्या सिर्फ पैसा रखने से लोग अमीर बन जाते हैं? अगर किसी के पास पैसा है, बैंक बैलेंस है, बड़ा बंगला है, गाड़ी है, अच्छे कपड़े पहनता है, क्या इसीलिए वो अमीर हो जाएगा? चरित्र की, परिश्रम की कोई वैल्यू नहीं है? क्या जो व्यक्ति एक अच्छे चरित्र के साथ चलता है, जो परिश्रमी है, जो ईमानदारी से काम करता है और जो बेईमान नहीं है, क्या वो अमीर नहीं है? हमारी नजरों में वो लोग असली अमीर हैं और आप भी अपनी इस परिभाषा को अब से बदल लीजिए। इसलिए आज हम कर्नाटक में, बेंगलुरु में जो इस गरीब किसान के साथ हुआ है, आज हम इसके साथ खड़े हैं और आज हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे हमारे देश में करोड़ों लोग हैं जिन्हें हर रोज हीन भावना से अवगत कराया जाता है, बताया जाता है कि आप कमतर हैं क्योंकि आप गरीब हैं, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि आपने मैले कपड़े पहनकर रखे हैं, क्योंकि आपने जूते नहीं पहने हैं, इसलिए आप अच्छी जगहों पर नहीं जा सकते। और अगर जाएंगे भी तो लोग आपको ऊपर से नीचे तक ऐसे देखेंगे कि आप खुद ही शर्मिंदगी महसूस करने लगेंगे। इसलिए आज आपको ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए और ये बात माननी चाहिए कि ये परिश्रमी लोग जो हैं, ये ईमानदार जो लोग हैं, इनका जो स्वाभिमान है तो सबसे मूल्यवान चीज है हमारे देश की। अब आपको आज की एक बड़ी खबर बताते हैं और वो खबर यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में 30 जनवरी से शुरू हुई पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और इस मामले में अब मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई है। यह एक बहुत बड़ी खबर है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मुख्य रूप से 3 बड़ी बात कही हैं जो पूरे देश को सुननी चाहिए, जिनसे आप ये समझ सकते हैं कि अब काशी का मामला भी अयोध्या के राम मंदिर की राह पर आगे बढ़ रहा है और मुस्लिम पक्ष अदालत में यह बात साबित नहीं कर पा रहा कि इस तहखाने में पूजा के अधिकार को बहाल करना गलत है। हाईकोर्ट का कहना है कि आजादी से पहले वर्ष 1936 में संयुक्त उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सचिव ने ज्ञानवापी मस्जिद का एक नक्शा अदालत को सौंपा था और इस नक्शे में यही बताया गया था कि तब भी मस्जिद के व्यास तहखाने का मालिकाना हक पंडित सोमनाथ व्यास के परिवार के पास था और यहां पर उस समय पूजा हुआ करती थी और इस आधार पर मस्जिद के तहखाने में पूजा के अधिकार को बहाल कराना बिल्कुल भी गलत नहीं है। पूजा को बहाल करना सही बात है और वहां पूजा होनी चाहिए। दूसरी बात, अदालत का यह भी कहना है कि इस तहखाने पर 2 ताले लगे थे, जिनमें एक ताला प्रशासन का था और दूसरा ताला पंडित सोमनाथ व्यास के परिवार का था और इससे यह साबित होता है कि इस तहखाने में पहले हिंदू पक्षकारों को प्रवेश की अनुमति थी, जिसे वर्ष 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने बंद करवा दिया था।
और तीसरी बात हाईकोर्ट ने यह कही कि मस्जिद के तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिली हैं, जिनसे यह पता चलता है कि यहां पहले से पूजा पाठ होती रही होगी और अब इसे रोकने की मांग करना गलत है। और इस मामले में वाराणसी की जिला अदालत का फैसला बिल्कुल न्याय संगत है। एक लाइन में अगर हम कहें तो मुस्लिम पक्षकार अयोध्या वाली गलती को काशी में भी दोहरा रहे हैं और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया उससे स्पष्ट है कि काशी का मामला भी अब अयोध्या की राह पर चल रहा है। इस फैसले को हम बहुत बड़ी जीत की तरफ देखते हैं हिंदू पक्ष की, क्योंकि जो कि 93 से पूजा बाधित थी गलत आदेशों के कारण, अब वो पूजा अनवरत चलती रहेगी। आज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल की गई दोनों याचिकाओं को खारिज किया है और ये कहा है कि जो भी मुस्लिम पक्ष ने जो तथ्य दिए वो उनके हिसाब से बलहीन है। तो मुस्लिम पक्ष की ये हार की तरह हम देखते हैं और ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। हमारी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई है तो जाहिर है इसके अलावा हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। सारे रास्ते जब तक न बंद हो जाएं तब तक फैसले को मतलब हम न्यायालय में जो जाते रहे हैं जाएंगे ही और न्यायालय ही को रुख करेंगे। न्यायालय के अलावा कुछ नहीं। न्यायालय का अंतिम न्यायालय का जो निर्णय होगा देखा जाएगा। भारत में 3 भगवानों की सबसे ज्यादा पूजा होती है और ये हिंदू देवता हैं भगवान शिव, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण। और इन तीनों भगवानों का उत्तर प्रदेश से बहुत ही खास रिश्ता है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और काशी वो स्थान है जहां भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है और इसीलिए उत्तर प्रदेश का महत्व हिंदुओं के लिए बहुत बढ़ जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है तब से भारत में इंटरनेट पर मथुरा और काशी के बारे में लोग सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं। और क्योंकि अब लोगों में जागरूकता आ रही है इसलिए लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या मुगलों के जमाने में जमीनों की इतनी कमी हो गई थी कि उन्होंने मस्जिद बनाने के लिए उन्हीं स्थानों को चुना जो हिंदुओं के भगवानों का जन्म स्थान था। और यह एक बहुत बड़ी बात है जिसके बारे में आज आप सबको सोचना चाहिए। मुगलों के जमाने में इतनी जमीनें खाली थीं कि वो कहीं भी मस्जिदों का निर्माण करा सकते थे। उनके पास पैसा भी बहुत था, उनके पास जमीन भी बहुत थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ऐसा न करके जानबूझकर उन्हीं स्थानों पर अपनी मस्जिदें बनाई जहां पहले से मंदिर मौजूद थे, जहां भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के प्राचीन मंदिर थे। और कोई भी आक्रमणकारी ऐसा तभी करता है जब वो उस देश की संस्कृति को नष्ट करना चाहता है। वरना आप खुद सोचिए, जब आज भारत में 140 करोड़ की आबादी होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन अलग से दे सकता है, तो क्या फिर मुगलों के उस जमाने में बाबरी मस्जिद के लिए कहीं और जमीन नहीं मिल सकती थी? जब उस समय हमारे देश की आबादी सिर्फ 15 करोड़ थी और देश में ज्यादातर जमीनें तब खाली पड़ी हुई थी। मुगलों के खजाने जो हैं वो भरे हुए थे, उनके पास इतना पैसा था कि उन्हें मंदिरों को तोड़कर उस पर मस्जिद बनाने की आवश्यकता नहीं थी। मंदिरों के दीवारों का इस्तेमाल उन्हें मस्जिदों में करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो अलग से बना सकते थे। और यही काम वो भूमि के मामले में भी कर सकते थे। इतनी जगह खाली पड़ी थी, मस्जिदें कहीं भी बन सकती थी। इससे यह पता चलता है कि मुगलों ने जानबूझकर हिंदू मंदिरों को तोड़ा और उनके ऊपर मस्जिदें बनवाई और वो ऐसा करके भारत की संस्कृति और हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहते थे। और इस बात को आप एक और खबर से आज और अच्छी तरह समझ पाएंगे। हमारे देश में जिस तरह से राम सेतु को काल्पनिक बताने का प्रयास हुआ, उसी तरह से गुजरात में भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी को भी काल्पनिक बताया गया और बहुत सारे लोगों में यह धारणा बनाई गई कि द्वारका नगरी के अस्तित्व को मानना अंधविश्वास को बढ़ावा देने जैसा है। ये जो कहानी है ये पूरी तरह से काल्पनिक है और द्वारका जैसी कोई नगरी है ही नहीं, थी ही नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी को सौराष्ट्र में समुद्र में अंडर वाटर डाइविंग करके द्वारका नगरी के अवशेषों की पूजा की और समुद्र के अंदर ध्यान लगाते हुए भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख समर्पित किया। और वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जो मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के दर्शन भी कर चुके हैं और सौराष्ट्र में समुद्र के अंदर जाकर उनकी द्वारका नगरी के अवशेषों की भी वो पूजा कर चुके हैं। वो ऐसा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। तस्वीरें आप देखिए।
मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मेरे लिए साहस से ज्यादा श्रद्धा थी। अब जो लोग इस पूरी कहानी को काल्पनिक समझते हैं वो खास तौर पर हमें सुने, क्योंकि अब हम आपको समुद्र में डूब चुकी द्वारका नगरी का इतिहास बताना चाहते हैं, जिसे हमारे देश के ही लोगों ने और खास तौर पर हिंदू धर्म के कुछ लोगों ने दशकों तक काल्पनिक नगरी बताने का प्रयास किया है। जबकि सच यह है कि श्रीमद् भगवत गीता, गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण के अलग अलग खंडों में भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी का उल्लेख किया गया है, जिसका संस्कृत भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है स्वर्ग का प्रवेश द्वार। महाभारत के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा और मथुरा के राजा कंस का वध किया, तब इसका बदला लेने के लिए राजा कंस के ससुर और तत्कालीन मगध नरेश जरासंध ने यदुवंश को समाप्त करने के लिए मथुरा पर एक नहीं बल्कि कई बार आक्रमण किए। उस समय भगवान श्री कृष्ण हर बार जरासंध को उसके आक्रमण के बाद परास्त कर देते थे, हर बार उसे हराते थे। लेकिन जरासंध की जिद ऐसी थी कि वो अपनी हर हार के बाद, हर पराजय के बाद फिर से मथुरा लौटकर आता था और यदुवंश और भगवान श्री कृष्ण को समाप्त करने के लिए एक नए सिरे से फिर से आक्रमण करता था। और इन लगातार आक्रमणों से, इससे भगवान श्री कृष्ण को यह समझ में आ गया कि अगर उन्होंने अपनी प्रजा के साथ मथुरा से किसी और स्थान पर प्रवास नहीं किया तो जरासंध के ये आक्रमण ऐसे ही चलते रहेंगे, ये कभी रुकेंगे नहीं। और इसी के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जन्मस्थली मथुरा को त्याग कर, मथुरा को छोड़कर गुजरात के सौराष्ट्र में पश्चिमी छोर पर स्थित एक द्वीप शहर बसाने का फैसला किया, जिसे द्वारका नगरी कहा गया। पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी को बसाने के लिए सौराष्ट्र के समुद्री तट पर पहुंचे, तब उन्होंने वरुण देव से समुद्र में द्वारका को बसाने के लिए जगह मांगी, जिसके बाद वरुण देव ने भगवान श्री कृष्ण की इस विनती को सहर्ष स्वीकार कर लिया। और इसी के बाद वास्तुदेव के पुत्र भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका नगरी का निर्माण किया, जिसमें इस शहर के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई थीं और शहर के द्वार सोने से निर्मित थे। और इस द्वारका नगरी में कुल 50 विशाल खंबे थे और यह नगरी उस युग की सबसे उत्तम नगरी थी, जिसमें एक विशाल महल भी हुआ करता था। लेकिन बाद में एक समय ऐसा आया जब यही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और इस शहर के डूबते ही कलयुग की शुरुआत हो गई और यह सब कुछ एक श्राप की वजह से हुआ। महाभारत के अनुसार जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई में कौरवों की हार हुई, तब शोक में विलाप करते हुए माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को एक श्राप दिया था। उन्होंने कहा था, भगवान श्री कृष्ण की वजह से जिस तरह महाभारत के युद्ध में कौरवों का विनाश हुआ, वैसे ही यदुवंश का भी एक दिन विनाश हो जाएगा। और इस श्राप का ही नतीजा था कि द्वारका में एक समय ऐसा आया जब यदुवंशियों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया और वो आपस में ही लड़ते हुए एक दूसरे का विनाश करने लगे। और यदुवंशियों की इस मौत की वजह से भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम ने भी अपना मानव शरीर त्याग दिया। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण भी द्वारका नगरी को छोड़कर जंगल में विचरण करने के लिए चले गए। और एक दिन जब
जरा नामक एक शिकारी ने दूर से भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर उन पर बाण चलाया तो ये बाण भगवान श्री कृष्ण को लग गया और इसके बाद इस शिकारी को बहुत अफसोस भी हुआ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इस शिकारी से कहा कि जो कुछ होता है वो मेरी इच्छा से ही होता है और ये बाण भी उन्हें उनकी इच्छा से ही लगा है। और इसी के बाद भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर त्याग दिया और जब ये समाचार अर्जुन को मिला तो वो द्वारका के लोगों को अपने साथ हस्तिनापुर ले गए और इसी के बाद समुद्र में आई लहरों में द्वारका नगरी हमेशा के लिए डूब गई और इस नगर के डूबते ही कलयुग की शुरुआत हो गई थी। लेकिन दुख की बात यह है कि कई शिलालेखों में द्वारका नगरी के साक्ष्य होने के बाद भी द्वारका को भारत में बहुत सारे लोग काल्पनिक नगरी मानते हैं और ऐसा करने वाले ज्यादातर लोग हिंदू धर्म के ही लोग थे जिन्होंने इसे एक काल्पनिक कहानी बताया। वर्ष 1963, 1970 और वर्ष 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने द्वारका नगरी के अवशेषों की खोज करने के लिए कई अध्ययन किए और हर बार एएसआई की टीम को समुद्र के अंदर से ऐसे सबूत मिले जो ये प्रमाणित करते हैं कि द्वारका नगरी कोई काल्पनिक नगरी नहीं है, बल्कि समुद्र के अंदर आज भी ऐसे खंबे, सिक्के, बर्तन, दीवारें और कलाकृतियां मौजूद हैं जो 5000 साल से ज्यादा पुरानी बताई जाती हैं। और इन कलाकृतियों से यह पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी अब भी समुद्र के अंदर मौजूद है, उसके अवशेष अभी मौजूद हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश के ही बहुत सारे इतिहासकार और बहुत सारे बुद्धिजीवी ये बात तो मान लेते हैं कि यरूशलेम में जो वेस्टर्न वॉल है वो बुराक वॉल थी, जहां पैगंबर मोहम्मद साहब के उड़ने वाले बुराक घोड़े को खड़ा किया गया था और यही स्वर्ग का द्वार था। और इस बात को मानने में कोई गलती भी नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर किसी धर्म की यह मान्यता है तो उसे मानना चाहिए, हम उसे बिल्कुल भी ना चुनौती दे रहे हैं ना चैलेंज कर रहे हैं। अगर इस्लाम धर्म में ऐसी मान्यता है तो इसका सम्मान होना चाहिए। अगर ईसाई धर्म में स्वर्ग का द्वार बताया गया है, उनकी ऐसी मान्यता है तो उसका भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन सवाल ऐसे में तब उठता है जब हिंदू धर्म की मान्यताओं को काल्पनिक बताकर उन्हें खारिज कर दिया जाता है और यह समझा जाता है कि द्वारका नगरी के अस्तित्व को मानने से अंधविश्वास बढ़ेगा। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी से पहले किसी और प्रधानमंत्री ने कभी भी समुद्र के अंदर जाकर प्राचीन द्वारका नगरी की पूजा इस तरह से नहीं की थी। जब जब भगवान श्री कृष्ण की बात आती है तब तब द्वापर युग के साथ देव और दानवों का भी उल्लेख किया जाता है। और अब जो बात हम आपको बताने वाले हैं वो आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार सतयुग में देव और दानव अलग अलग लोक में रहते थे। देव देवलोक में रहा करते थे और दानव दैत्य लोक में रहते थे। इसके बाद त्रेता युग आया जिसमें देव और दानव एक ही लोक में रहने लगे, जिसमें भगवान राम भी इसी पृथ्वी लोक पर रहते थे और रावण भी इसी पृथ्वी लोक में रहा करता था। इसके बाद द्वापर युग आया जिसमें देव और दानव एक ही परिवार में रहने लगे, एक लोक नहीं, एक ही परिवार में रहने लगे और कौरवों और पांडवों का युद्ध इसी युग में सबने देखा। यानी कौरव और पांडव एक ही परिवार में थे लेकिन देव और दानव की तरह थे। और अब कलयुग चल रहा है जिसमें देव और दानव अब एक लोक नहीं, एक परिवार नहीं, बल्कि एक ही देह यानी एक ही शरीर में रहते हैं। यह है कलयुग। अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में मैकडॉनल्ड्स पर मिलने वाले चीज बर्गर को लेकर आजकल क्या विवाद चल रहा है। और यह खास तौर पर खबर उन लोगों के लिए है जो मैकडॉनल्ड्स जैसे आउटलेट्स में जाकर फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, चीज बर्गर्स खाना पसंद करते हैं और वो समझते हैं कि अगर उन्होंने मेन्यू कार्ड में चीज बर्गर या चीज से बनी हुई कोई और चीज देखी है, पढ़ी है, तो उसमें चीज ही होगा। तो चीज वाले बर्गर्स खाने के जो शौकीन लोग हैं उन्हें आज ये खबर ध्यान से देखनी चाहिए। आपके घर में अगर बच्चे हैं, अगर युवा हैं, तो उन्हें भी आप आज ये खबर दिखाइए। मैकडॉनल्ड्स हमारे देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक बहुत ही जाना माना ब्रांड है, एक फास्ट फूड ब्रांड है, फास्ट फूड आउटलेट दुनिया भर में है मैकडॉनल्ड्स के। मैकडॉनल्ड्स के एक आउटलेट का लाइसेंस क्यों सस्पेंड कर दिया गया, ये आज आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो खबर है जिससे आपको पता चलेगा कि अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो आपको चुप नहीं बैठना चाहिए। तो इस खबर के दो पहलू हैं, एक तो खाने का पहलू कि आपको चीज मिल रहा है या
नकली चीज मिल रहा है। लेकिन उससे भी गंभीर बात यह है, सीखने वाली बात यह है कि आपको कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में मैकडॉनल्ड्स के जिस आउटलेट का लाइसेंस सस्पेंड किया गया, उसकी कहानी यह है कि वहां एक ग्राहक को यह शक हुआ कि वहां पर जो भी चीज बर्गर या चीज नगेट्स या चीज से बनी चीजें, खाने पीने की या चीज से बने आइटम्स बेचे जा रहे हैं, वो शुद्ध चीज नहीं है। और इस कस्टमर ने महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पास इसकी शिकायत की। जब वो गया, उसने ये खाना खाया और उसे लगा कि ये चीज सही नहीं है। इस विभाग ने जब जांच की तो पता चला कि मैकडॉनल्ड्स के इस आउटलेट में जहां की शिकायत आई है, वहां पर चीज के नाम पर जो कुछ दिया जा रहा था उसमें वनस्पति तेल मिला हुआ था, और यह वो चीज था जिसका स्वाद और स्वरूप तो बिल्कुल चीज जैसा ही है, लेकिन वो शुद्ध चीज नहीं होता और उसे चीज सब्स्टिट्यूट या वैकल्पिक चीज कहा जाता है। यानी ये असली चीज नहीं है, ये चीज का एक दूसरा विकल्प है जो वेजिटेबल ऑयल से बनता है। जो शुद्ध चीज होता है उसमें सिर्फ मिल्क फैट होता है, लेकिन वैकल्पिक चीज में वनस्पति तेल मिला हुआ होता है। और यह मिलावट इसलिए की जाती है कि ये वाला जो चीज है ये बहुत सस्ता होता है, और 100 ग्राम शुद्ध चीज की कीमत अगर 65 रुपए होती है तो 100 ग्राम मिलावटी चीज सिर्फ 20 रुपए में मिल जाता है। तो असली चीज अगर 65 रुपए का है और ये वेजिटेबल ऑयल वाला चीज अगर सिर्फ 20 रुपए का है, तो जाहिर है आप सोचिए जो रेस्टोरेंट्स हैं, फास्ट फूड चेन्स हैं, वो तो सस्ते वाला चीज ही आपको देंगे, लेकिन पैसा लेंगे असली चीज वाला। महाराष्ट्र में मैकडॉनल्ड्स के जिस आउटलेट की जांच हुई उसमें आरोपों को सही पाया गया। वो गए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, उन्होंने जो खाने के आइटम है वो लिए, उन्हें टेस्ट किया, और जब टेस्ट किया तो पता चला कि बिल्कुल जो आरोप लगे हैं, शिकायत आई है, वो बिल्कुल सही आई है, और इसमें वो चीज नहीं है जो लोग सोचकर इसे खा रहे हैं। और इसमें पाया गया कि ग्राहक की बात सही है। और फिर इस आउटलेट से कहा गया कि उसने अपने ग्राहकों को सही जानकारी नहीं दी और यह नहीं बताया कि वो अपने मेन्यू में चीज के नाम पर लोगों को जो भी बेच रहे हैं उसमें तेल मिला हुआ है और वो असली चीज नहीं है, और इससे ग्राहक गुमराह हो रहे हैं, और ऐसा चीज खाने से कई ग्राहकों का स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है। इसके बाद मैकडॉनल्ड्स से कहा गया कि अगर उसे अपना ये रेस्टोरेंट, ये आउटलेट चलाना है तो उसे ये साफ साफ मेन्यू में लिखना होगा कि उसके यहां जो चीज बर्गर, चीज नगेट्स या चीज केक बेचे जाएंगे उनमें शुद्ध चीज है या फिर नॉन डेयरी चीज है, और वो उन्हें सिर्फ चीज बर्गर जैसे नामों से अब नहीं बेच सकता, चीज नहीं लिख सकता उसमें। मैकडॉनल्ड्स इसके लिए तैयार हो गया है और इसके बाद उसके इस आउटलेट पर लगी रोक को हटा लिया गया है। लेकिन यहां बड़ी बात यह है कि हमारे देश में मैकडॉनल्ड्स के लगभग 550 आउटलेट हैं, और भारत में लाखों लोग अपने परिवारों के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ मैकडॉनल्ड्स में बर्गर्स और दूसरी चीजें खाने के लिए जाते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि मैकडॉनल्ड्स को आज इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, और बाकी के आउटलेट्स पर जो चीज इस्तेमाल होता है वो कौन सा चीज है यह भी बताना चाहिए। क्योंकि अभी तेलंगाना ने वही कहा है कि राज्य में मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट्स पर इसकी जांच की जाएगी। यानी अब एक एक करके दूसरे राज्य भी इसी बात पर आ रहे हैं कि उनके यहां पर जो मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट्स हैं वो भी वहां जाकर उनका फूड सैंपल लेंगे और देखेंगे कि वहां पर चीज के नाम पर क्या असली चीज दिया जा रहा है या फिर वहां पर भी वनस्पति तेल वाला चीज है। ये जो फर्म है, जो इंटरनेशनल ब्रांड मैकडोनाल्ड है, इनकी ये मतलब फर्म है। तो यहाँ पे जब हमने तहकीकात की तो ये पाया गया कि ये जो फर्म है इसमें कुछ प्रोडक्ट्स है, चीज नगेट्स, ब्लूबेरी चीज केक या कुछ बर्गर्स, चीज बर्गर वगैरह जो है, तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं, जो सेल किए जाते हैं वो फर्म में, तो वो प्रोडक्ट में चीज जो है वो प्योर चीज नहीं इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बाद सिर्फ मैकडॉनल्ड्स ही नहीं, आप जब भी किसी फास्ट फूड चेन में जाएं, किसी फास्ट फूड के आउटलेट पर जाएं, तो हमेशा ध्यान रखें, उसके खाने को चेक करते रहें जो आपको वो दे रहे हैं, और हमेशा सावधान रहें और जागरूक रहें। और कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके खाने में कोई मिलावट है या मेन्यू कार्ड में जो बात लिखी गई है
वो आपके खाने में पूरी नहीं हो रही है। जैसे यहां पर इस कस्टमर को ये लगा कि लिखा तो चीज है, लेकिन जब इसको खाया तो ऐसा लगा कि इसमें असली चीज नहीं है, तो उसने तुरंत शिकायत की। इसीलिए हम आप सबको भी ये कहेंगे कि आप भी जागरूक कस्टमर्स बनिए और खाने पीने के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, क्योंकि ये तमाम जो आउटलेट्स हैं ये आपसे अच्छा खासा पैसा वसूलते हैं। काफी महंगा होता है इनका खाना। अगर आप पूरा पैसा दे रहे हैं तो आपको सामान भी शुद्ध मिलना चाहिए। अब हम आपको भारत के लोगों का हर महीने का बिल दिखाएंगे। हमारे यहां कहते हैं कि अगर आप किसी परिवार के महीने के बिल्स को अच्छी तरह से जांच लें तो आप उन बिल्स के जरिए उस परिवार की आर्थिक स्थिति, उस परिवार की पसंद नापसंद सब कुछ जान सकते हैं। यानी अगर आपने एक परिवार के बिल देख लिए ना तो आपको उस परिवार के पूरे चरित्र के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। भारत सरकार के नीति आयोग ने बिल्कुल ऐसा ही एक डेटा रिलीज किया है जो ये बताता है कि हमारे देश में रहने वाले 140 करोड़ लोग हर महीने किस चीज पर कितना पैसा खर्च करते हैं। और इस सर्वे रिपोर्ट का नाम है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे रिपोर्ट। सबसे पहली बात तो यह कि भारत में अब लोग अनाज और दालों पर कम पैसा खर्च कर रहे हैं और इसकी जगह, इसकी तुलना में प्रोसेस्ड फूड पर भारत के लोगों का खर्च पहले से दुगना हो गया है। और यहां प्रोसेस्ड फूड का मतलब है पैकेट वाले चिप्स, पैकेट में मिलने वाले नमकीन, केक्स, बिस्किट, ब्रेड, चीज या फिर और कोई सामान जो खाने पीने का होता है। यानी जो भी प्रोसेस्ड फूड आपको पैकेट में मिलता है, कैसा भी वो फूड हो, उस पर भारत के लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं और दाल रोटी पर अब खर्चा कम हो रहा है। अगर मैं सरल भाषा में कहूं तो दाल रोटी पर, खाने की थाली पर जो पैसा खर्च होना चाहिए अब वो कम हो रहा है। और बाहर जो दुकानों पर ये जो चीज मिलती हैं पैकेट में बंद, ये भारत के लोग इन पर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। जो आपने भी अपने परिवार में भी आपने देखा होगा कि आपका जो पैसा है वो खाने की थाली पर कम हो रहा है, दाल रोटी पर कम पैसा खर्च हो रहा है और बाहर से आने वाली इन चीजों पर ज्यादा पैसा खर्च होता है। भारत के ग्रामीण परिवारों का अनाज पर मासिक खर्च अब सिर्फ 4.9% है। यानी उनकी टोटल जो आमदनी है उसका सिर्फ 4.9% हिस्सा भारत के गांव के लोग अब अनाज पर खर्च करते हैं, जबकि दाल पर उनका मासिक खर्च सिर्फ 2.01% है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के गांव में रहने वाले परिवार हर 100 रुपए में से सिर्फ 4 रुपए 9 पैसे अनाज पर और 2 रुपए 1 पैसे दालों पर खर्च कर रहे हैं, जबकि शहरों में यह खर्च और भी कम हो गया है। शहरों में परिवारों का अनाज पर मासिक खर्च 3.6% है और दालों पर मासिक खर्च 1.3% है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लोग अब अनाज और दालों पर सबसे कम पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड पर उनका खर्च काफी बढ़ गया है। मैं एक बार और आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं जिसमें आप यह भी देख पाएंगे कि शहर और गांव में जो अंतर है वो कैसा अंतर है, आप यहां पर देख लीजिए। तो जो मैं आपको बता रहा था कि अगर 100 रुपया कमा रहे हैं गांव और शहर के लोग, उसमें से 4.9% यानी आप समझ लीजिए 4 रुपए और 90 पैसे वो अनाज पर खर्च कर रहे हैं गांव के लोग, और शहर के लोग उस 100 रुपए में से सिर्फ 3 रुपए और 64 पैसा खर्च कर रहे हैं अनाज पर। इस बात को आप ध्यान रखिए। इसी तरीके से दाल पर 100 रुपए में से 2 रुपए खर्च कर रहे हैं गांव के लोग, और शहरों के लोग तो और भी कम खर्च कर रहे हैं, वो कर रहे हैं लगभग 1.5 रुपया। इसी तरह बाकी का आप देख सकते हैं, दूध, फल, सब्जी, पैकेट बंद खाना, ये औसत परिवारों का महीने का बिल है और आप देख लीजिए। तो आप यहां पर जो खास बात है वो ये है कि अनाज के मामले में जो गांव के जो लोग हैं, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हैं, वो सिर्फ 4 रुपया 90 पैसे खर्च करते हैं 100 रुपए में से। शहरों में परिवार खाने पर जो पैसा खर्च करते हैं उनमें सबसे ज्यादा पैसा प्रोसेस्ड फूड पर खर्च हो रहा है। शहरों में 10.64% और गांवों में 9.62% खर्च परिवारों को प्रोसेस्ड फूड पर खर्च हो रहा है। और इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में प्रोसेस्ड फूड पर लोग कितना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, जबकि प्रोसेस्ड फूड बड़ी बड़ी कंपनियां बेचती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां बेचती हैं, जिन्हें सरकार से कोई सब्सिडी नहीं मिलती। अब आप यहां ये देखिए कि जो प्रोसेस्ड फूड है
उस पर सरकार किसी प्रकार का कोई सब्सिडी किसी को भी नहीं देती, ना लोगों को देती है और ना इन्हें बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों को। लेकिन जिस गेहूं, चावल और दाल को उगाने के लिए सरकार सबसे ज्यादा सब्सिडी किसानों को देती है, एमएसपी देती है, उस पर लोगों का खर्च अब बहुत कम हो गया है और अभी गांव और शहरों में लोग सबसे कम पैसा अनाज और दालों पर खर्च कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि आज से कुछ दशक पहले तक हमारे देश में अनाज लोगों की मूलभूत जरूरतों में सबसे ऊपर थी, लेकिन अनाज और दालों की जगह अब प्रोसेस्ड फूड ने ले ली है और गांव और शहरों में परिवार पैकेट बंद चीजें ज्यादा खा रहे हैं और दाल रोटी कम। इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत में गांवों और शहरों में लोग शिक्षा और स्वास्थ्य से ज्यादा पैसा मनोरंजन पर खर्च कर रहे हैं और ड्यूरेबल आइटम्स यानी टेलीविजन और फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने पर लोगों का पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है। यानी मनोरंजन जो है वो अब चाहे शहर के लोग हों या गांव के लोग हों, उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। शहर में ड्यूरेबल आइटम्स खरीदने पर परिवार हर महीने 7.1% पैसा खर्च कर रहे हैं और गांव में 6.8% अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, जबकि मनोरंजन पर शहरी परिवार मासिक खर्च 21% कर रहे हैं और गांव में 18.8% जो खर्चा है अपने टोटल इनकम का वो मनोरंजन पर हो रहा है। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि भारत के लोगों का खर्च अब भौतिक सुविधाओं पर ज्यादा हो रहा है और रोटी और कपड़े पर यह पैसा बहुत कम खर्च हो रहा है। वर्ष 2011 और 12 में जब यह रिपोर्ट आई थी तब ग्रामीण परिवारों का मासिक खर्च जो था वो 1430 रुपए था, जो अब 3773 रुपए हो गया है, जबकि शहरी परिवारों का मासिक खर्च वर्ष 2011-12 में 2630 रुपए था, जो अब 6259 रुपए हो गया है जो वो खर्च करते हैं। हम ये इसको आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये आमदनी नहीं है, ये खर्च है कि एक औसत गांव का परिवार और शहर का परिवार औसतन हर महीने कितना पैसा खर्च कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खर्च के मामले में शहरी परिवारों और ग्रामीण परिवारों के बीच का अंतर अब लगातार कम हो रहा है और अब यह अंतर धीरे धीरे पहले 83.9% था और अब यह सिर्फ 71.2% रह गया है, यानी कम हो रहा है। गांव में खाने पीने की चीजों पर परिवारों का मासिक खर्च 46.3% है, जबकि शहरी परिवारों का यही खर्च खाने पीने की चीजों पर हर महीने 39.1% है। भोजन से ज्यादा खर्च बाकी की चीजों पर हो रहा है, जिसमें गांवों के परिवारों का मासिक खर्च बाकी की चीजों पर है 53.62% और शहरों में 60.83%। तो ये एक बड़ा बदलाव है जो हमारे देश के समाज में आ रहा है, हमारे देश के जो औसत परिवार हैं उनमें आ रहा है। और इससे आपको ये पता चलता है कि बड़ी संख्या में जो परिवार हैं अब वो गरीबी से ऊपर निकल रहे हैं। और ये जो सूचक होते हैं, जो परिवार जितना ज्यादा गरीब होगा उसका आमदनी का बड़ा हिस्सा सिर्फ खाने पर जाएगा और जैसे जैसे परिवार समृद्धि खुशहाली की तरफ जाता है वैसे वैसे उसकी कुल आमदनी का जो खर्चा है उसमें से जो खाने पीने पर जो खर्चा है उसका जो रेशो है, अनुपात, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और वही आप भारत के इन औसत जो परिवार हैं उनमें आप होते हुए देख रहे हैं, चाहे वो गांव हो या वो शहर हो। और अब यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के पेपर लीक मामले में जो सच को सामने लाने की मुहिम हमने उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए चलाई थी, उसका एक बहुत बड़ा असर हुआ और अब भी उसका असर चल रहा है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारी इस मुहिम के बाद उस परीक्षा को रद्द कर दिया है और अब अगले 6 महीने में वो परीक्षा दोबारा से आयोजित करवाई जाएगी। ये एक बहुत बड़ी सफलता है उत्तर प्रदेश के छात्रों की और हमारी इस मुहिम की। लेकिन अभी ये पूरी कहानी समाप्त नहीं हुई है, अभी इसकी जांच चल रही है और जांच में अब यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स ने आज तक की उसी रिपोर्ट को आधार बनाकर अपनी जांच शुरू की है। और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हम सरकार की भी मदद कर पाए, सरकार के सामने हम इस रिपोर्ट को ला पाए जिसका सरकार ने संज्ञान लिया और छात्रों की आवाज हम लोग बन पाए। स्पेशल टास्क फोर्स की 6 सदस्यों की एक टीम अब उन तथ्यों को आधार बनाकर जांच कर रही है जो हमने 21 फरवरी को ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाए थे और यह बताया था कि कैसे 18 फरवरी को दूसरी सिटिंग का क्वेश्चन पेपर सुबह ही इंटरनेट पर, टेलीग्राम पर लीक हो गया था। और एसटीएफ की टीम कानपुर में उस कोचिंग संचालक से भी मिली जिसका इंटरव्यू हमने आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया था। और एसटीएफ के एक अधिकारी ने आज तक को फोन भी किया और
इस खबर के बारे में तमाम जानकारियां जुटाई है। एसटीएफ ने टेलीग्राम से भी संपर्क किया है, जो ऐप है टेलीग्राम, और वो पूरे उत्तर प्रदेश में उन लोगों से भी पूछताछ कर रही है जिनके टेलीग्राम अकाउंट्स पर क्वेश्चन पेपर आया था, और यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि यह मैसेज सबसे पहले आखिर भेजा किसने, जिससे कि पेपर लीक के उस मामले में मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सकता है। और इस परीक्षा में पेपर लीक होने का सच सामने आ सके, इसे लेकर हमने एक बहुत बड़ी मुहिम बनाया था, बहुत बड़ी मुहिम चलाई, और जब पिछले शनिवार को यह परीक्षा रद्द कर दी गई तो छात्रों ने हमें इसके लिए धन्यवाद भी दिया था, और हमें इस बात की बहुत खुशी भी है और बहुत संतोष भी है कि हम छात्रों की, इस देश के युवाओं की आवाज बन सके। और जिस शनिवार को जब ये परीक्षा रद्द की गई, उस दिन छात्र कितने खुश थे और छात्रों ने क्या कहा, अब वो आप देखिए। ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत ही देश के प्रमुख चैनल ने अपने जैसा सुनाया, जो सर ने ये खबर चलाई है, इसके लिए मैं आपका बहुत ही तहे दिल से आपका धन्यवाद। जो आपने बड़े पर्दे पे जो दिखाया है, सुधीर जी हैं जो, उनके साथ जो दिखाया है, वो सबसे अच्छा काम किया है मीडिया के थ्रू। योगी आदित्यनाथ जी को दिल से धन्यवाद, आज तक की टीम को धन्यवाद, आपको धन्यवाद, सुधीर चौधरी जी को धन्यवाद, आज तक की टीम को धन्यवाद। वैकेंसी में आज तक का बहुत बहुत आभार। सबसे पहले आज तक चैनल ने हम लोगों की आवाज उठाई, हम आज तक का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। जो 6 महीने में पेपर आप कराने की बात कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से कराए, ये सरकार पेपर होने पाए। यहाँ पे थैंक्स आज तक को धन्यवाद करते हुए बच्चों ने यहाँ पे एक मैसेज भी लिखा है। कल तक उत्तर प्रदेश की सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी कि ये परीक्षा में कोई पेपर लीक हुआ है, लेकिन आज आपने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया। इसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं? मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करता हूं, व्यक्तिगत रूप से सुधीर चौधरी जी आपका, आपके चैनल आज तक का, क्योंकि जैसे ही ये खबर सरकार के संज्ञान में आपके माध्यम से आई, सरकार ने उच्च स्तरीय इसकी जांच प्राथमिक दृष्टि से कराई और ये पाया गया कि पेपर लीक हुआ है, जिससे हमारे युवा साथी जो परीक्षार्थी हैं वो आहत हैं। हमें तत्काल निर्णय लेना होगा। सरकार ने निर्णय लिया, हमने परीक्षा को रद्द कर दिया है। और अब उत्तर प्रदेश में एक और परीक्षा में पेपर लीक होने के आरोप लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के जो परीक्षा हुई थी उसमें भी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है और छात्र इसे लेकर भी अब लगातार विरोध कर रहे हैं। और आज फिर प्रयागराज में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की। छात्रों के आरोपों और विरोध को देखते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश कार्मिक विभाग ने अब छात्रों से पेपर लीक होने के सबूत मांगे हैं। और आज ये जो हमने मुहिम चलाई इसके बारे में भी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। असल में उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं वो बड़ी संख्या में लगातार हमें लिख रहे थे, हमें मैसेज कर रहे थे, सोशल मीडिया के जरिए हमें लिख रहे थे और कह रहे थे कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने आज तक को लिखा, इसके बाद हमने अपनी भी एक जांच शुरू की। हमने बहुत सारे छात्रों से खुद संपर्क किया, उनसे पूछा कि आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। उसके बाद हम कई छात्रों से मिले भी, कई ऐसे लोगों से मिले जो छात्रों से जुड़े हुए थे और उन तमाम लोगों ने हमें बहुत सारे सबूत लाकर पेश किए। उन सबूतों को जब हमने खुद अपने आंखों से देखा तो हमें विश्वास हो गया कि वाकई दाल में कुछ काला है, क्वेश्चन पेपर तो लीक हुआ है। और उसके बाद हमने इसे एक बड़ी मुहिम बनाने के बारे में फैसला किया और ये एक छात्रों की और आज तक की एक पार्टनरशिप थी। छात्र और आज तक की जो टीम थी, ये दोनों एक टीम की तरह, एक संयुक्त टीम की तरह काम कर रहे थे। हम इनसे लगातार संपर्क में थे, ये इनके पास जो फीडबैक होता था ये हमें देते थे, हम जांच करने के बाद उन्हें बताया करते थे। और ये एक नई तरह की पत्रकारिता है, ये एक नई तरह का मिशन है और यकीन मानिए हमें इस बात की खुशी तो है ही, लेकिन बहुत संतोष भी है, क्योंकि इस तरह की पत्रकारिता से अगर समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव आ सकता है, अगर कुछ लोगों की जिंदगी बदल सकती है,
कुछ लोगों के साथ अगर नाइंसाफी हुई है, उन्हें इंसाफ मिल सकता है, तो फिर इस चैनल का कितना फायदा है आप सोचिए। और हम जो इतनी मेहनत करके आपके लिए हर रोज ये खबरें लेकर आते हैं, हमारा जो काम है वो भी एक नए स्तर तक पहुंचता है। इसलिए आगे भी हम ये कोशिश अपनी जारी रखेंगे कि हम आपके साथ अलग अलग मुद्दों पर ये पार्टनरशिप अपनी जो है इसे बनाकर रखें। और अपने दर्शकों से भी हम कहना चाहते हैं कि आप भी अगर कहीं भी समाज में कोई नाइंसाफी होते हुए देखें और आपको ऐसा लगे कि बड़ी संख्या में या एक बहुत बड़ा वर्ग इस नाइंसाफी का शिकार हो रहा है, तो हमसे जरूर संपर्क करें, हमें जरूर आप लिखें, हमें बताएं और हम उस मामले की पूरी जांच करेंगे और फिर आपके लिए ये लड़ाई हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जीवन की एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि कोयले और मनुष्य की जलन तब शांत होती है जब वो खुद जलकर राख हो जाते हैं।